नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, जो कि जस्टिस या न्याय है। तो पहला यूनिट का पहला चैप्टर है ये। तो दोस्तों, न्याय जस्टिस अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा। तो क्या समझते हैं आप इससे? न्याय मतलब जनरली हम समझते हैं कि आज जो सिस्टम है हमारा, क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, कोर्ट में जाके हम न्याय लेते हैं तो उसको हम न्याय समझते हैं। आज हम इस तरह की जो डेफिनेशन है न्याय की वो देखते हैं। लेकिन न्याय जो शब्द है, इसका जो यूज़ है आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों सालों से हो रहा है। ठीक है। तो जस्टिस को अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग तरह से उसकी जो व्याख्याएं वो दे रखी है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में कि आज हम बेसिकली जो पहला वेस्टर्न थिंकर था, जिसने जो सोक्रेट्स का जो शिष्य रहा है, प्लेटो, तो उसकी हम बात करेंगे इस बारे में कि उसके क्या विचार थे, उसने किस तरह से इस चीज़ों को रखा अपने सामने। और बेसिकली न्याय का मतलब क्या होता है? एक जगह लिखा है कि साहब न्याय का मतलब जो है लोगों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे आप भाई? कैसे जोड़ोगे? इतने सारे लोग रह रहे हैं, हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, उनको किस तरह से एक नेशन के रूप में हमने बाइंड किया, एक समाज के रूप में हमने उसको बाइंड किया। बाइंड मतलब जोड़ा। किस तरह से जोड़ा? क्योंकि एक कॉमन फीलिंग है कि साहब हमारे साथ जो है सही से व्यवहार होना चाहिए, सही से हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मतलब सही, जो हम जिस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं उतना हमको मिलना ही चाहिए। भाई आपको सपोज करो आपने कोई अच्छा काम किया और उस पर प्राइज मनी था सबके पास 5 लाख रुपए, अगर आपको 5 लाख रुपए ना दिए जाए तो ये आपके साथ न्याय नहीं होगा, न्याय रहेगा। तो न्याय मतलब जो आपका जरूरत है या जो आप जिसके काबिल हैं उतना आपको मिले, वो उसको हम क्या बोलते हैं? न्याय बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लोगों को जैसे समाज का निर्माण किस तरह से होता है कि हर आदमी के मन में बेसिक चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें मिलनी थी। तो उन सब चीज़ों को हमने एक लॉ का फॉर्म दिया, एक जो है एक लॉ, मतलब लॉ मतलब एक कानून बनाया या एक कुछ नियम बनाए कि इस तरह से हमें समाज में रहना है। ठीक है। हमें चोरी नहीं करनी है या हमें अच्छे काम करने हैं। तो अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, ये हमारे अंदर इम्बाइब्ड है, ये हमारे मनुष्य में ये चीज़ें दे रखी है। तो हमने एक कॉमन प्रिंसिपल डिसाइड करे कि हाँ हम इन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, जो हमारे हमने जो सिद्धांत तय किए हैं इन पे हम चलेंगे और इसके हिसाब से हम जो है सही रहे। इस हिसाब से हम लोग जो है एक समाज को देखते हैं। तो इसमें हम कंसेप्ट ऑफ न्याय की बात करते हैं, इसमें हम जो न्याय की अवधारणा की बात करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आपकी बुक में क्या दिया रखा है, अभी हम इसमें थोड़ा देखते हैं। ठीक है। यानी न्याय परायण व्यक्ति, यानी पहला लाइन में क्या लिखा है? देखिए पहला तो ये लिखा है कि सब राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है, ये ठीक है, सबको मालूम है। उसके बाद देखिए न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदाचरित, यानी कि सच्चरित व्यक्ति क्या होता है? जो अच्छे काम करे। अच्छे काम कैसे करेगा? अच्छा काम क्या होता है? ये सब चीजें भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें कहते हैं मनुष्य की मन की आवाज। प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, जो उसके मनुष्य के जो बेसिक मन है ना, इंटरनल, वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा। ठीक है। अब चोर है, वो चोरी क्यों कर रहा है? चोरी इसलिए कर रहा है कि साहब उसको और कोई मीन्स नहीं मिल रहा अपना पेट भरने का। अगर उसे सीधे सीधे रास्ता मिल रहा तो हो सकता है वो ना आता, या हो सकता है उसको गलत लोगों का संगति ना मिलती तो हो सकता है वो क्रिमिनल ना बनता, वो अच्छा ये सब बन जाता है ना। तो सच्चरित मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। मतलब सच्चरित मतलब जिस तरह का आचरण समाज में मान्य है, जैसा लोग चाहते हैं कि आप उस तरह का व्यवहार करें। अगर आप उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हम इसको न्याय की व्याख्या करने के लिए न्यायपरायण व्यक्ति के लिए सच्चरित मनुष्य के गुणों की विचार किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, सद्गुणों की तलाश की जाती है जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते दिखें। यानी कि अब देखो, जैसे सपोज करो कोई प्रधानमंत्री या कोई जस्टिस जुडिशरी बैठा है या कोई कलेक्टर बैठा है। ठीक है। अब या कोई सपोज करो सरकारी टेंडर निकला हुआ है ना। अब टेंडर अगर वो बिना रिश्वत के दे रहा है और जो व्यक्ति सही क्वालिटी दे रहा है, सही रेट दे रहा है, सबसे कम रेट पे सप्लाई कर पा रहा है, उसको दे रहा है, तो इसके हम बोलेंगे न्याय हो गया। या आपके टर्म्स में समझाऊं मैं आपको बच्चों के हिसाब से कि साहब आपका जो क्लास है, सपोज करो 40 बच्चों की क्लास है। अब प्रिंसिपल साहब ने बोला कि साहब जो फर्स्ट आएगा ना उसको मैं प्राइज दूंगा, कुछ भी दे सकता है, जैसे वो चॉकलेट देगा, चॉकलेट देंगे। ठीक है। तो अब फर्स्ट आया कोई बच्चा, लेकिन प्रिंसिपल साहब चाह रहे थे कि किसी और को मैं दूं, और उन्होंने सेकंड वाले को दिया, फर्स्ट को ना दिया, या फर्स्ट वाले को कम दे दिया, सेकंड वाले को ज़्यादा प्राइस दे दिया। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट वाले से अन्याय हो जाएगा। तो मतलब अगर प्रिंसिपल साहब फर्स्ट वाले बच्चे को ही जो प्रॉमिस किया वो देते हैं तो वो न्याय हो गया, क्योंकि ही डिजर्व दैट, या ही और शी जो भी है, लड़का है या लड़की, अगर वो फर्स्ट आती है या आता है तो उसको हम लोग प्राइज दिया प्रिंसिपल साहब ने, तो
इसलिए इसको बोलेंगे न्याय हो गया, है ना। तो न्याय का आप समझ गए होंगे, मतलब उन सद्गुणों की तलाश करना जो व्यक्ति न्याय को और प्रभावित करते दिखे, है ना। अब भारतीय परंपरा में देखिए एक धर्म होता है, धर्म कॉन्सेप्ट। धर्म आज जो हम मानते हैं वो वैसा धर्म नहीं है, मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला ये वाला चीज नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि धर्म क्या है। जैसे एज ए आर्टिस्ट आपका क्या धर्म है, एज ए IAS ऑफिसर आपका क्या धर्म है, एज ए क्रिकेटर आपका क्या धर्म है ना, एज ए जज आपका क्या धर्म है। तो आपका धर्म मतलब आपका कर्म कि धर्म है साहब, ये मेरा धर्म है। अब कई बार आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, तो जो राजा के चौकीदार वगैरह होते हैं या राजा के जो रक्षक होते हैं, उनका कर्म होता है, उनका धर्म होता है कि अपनी जान देके भी राजा की जान बचाए, ठीक है। तो इसी तरह से आज की डेट में जो हमारे राजनेता हैं, उनके जो बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, वो उनका कर्म यही है, उनका धर्म। कर्म मतलब कर्म ही धर्म है, ठीक है। तो कर्म जो आप कर रहे हो वही आपका धर्म है, तो उसको आपने हर कीमत पे निभाना है। इसीलिए जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, जो देश की सरहदों पर लड़ रहे हैं, तो उनका धर्म है, उनका धर्म है कि साहब विदेशी आक्रमणों को रोकना, हमारे देश की जो सुरक्षा करना। इसीलिए आज हम यहाँ बैठ के शायद ये लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मान्यताओं के मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको धर्म का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब आपका जो काम है, सपोज आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर अपना काम करिए, फौजी के कर्तव्य में आप बीच में मत बोलिए, ठीक है। तो ये न्याय है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें, तो ये न्याय है, ठीक है। अब ये पहले की थिंकिंग थी, है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं। आज की थिंकिंग थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। अब न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। अब अलग अलग फिलोसोफर्स आए हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, अरस्तु, प्लेटो, और भारत में भी आए कौटिल्य, है ना, मनु आपने बात सुना होगा, नाम एक बुक है जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लिखेंगे किस तरह से व्यवहार करना है। अब राजा था पुराने जमाने में, सब महाभारत टाइम में, रामायण टाइम में, राजा का कर्तव्य क्या था, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या था। तो इंडियन सोसाइटी भी जो है 4 वर्गों में डिवाइडेड थी, है ना, कि भाई शूद्र का क्या कर्तव्य है और राजा का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। तो इस तरह से अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। तो राजा बेसिकली उसका होता है कि हम रक्षा करेंगे, क्षत्रिय वंश है। ब्राह्मणों का होता है कि लोगों को गाइड करें, लोगों को पाठ पढ़ाएं, है ना, लोगों को ज्ञान दें, और ये सब चीज़ें जो एजुकेशन या बुद्धि वाली चीज़ें होती है उनके उसमें होती है। तो जो डिजर्व करता है वो बन सकता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वंशवाद हो गई, ठीक है। पहले ये जब ये प्रथा आई जब वंशवाद नहीं थी, तो आपने महाभारत का एपिसोड सभी नहीं जो नई चल रही है, कर्ण सीरियल वाला एक आ रहा है, उसके अंदर यही तो बोला गया है, मतलब उसके अंदर यही तो मैसेज दिया गया है समाज में कि ये सब चीज़ें जो है ना बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, बाय प्रोफेशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने बाय बर्थ इसको डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो जो व्यक्ति अगर दिमाग है उसके पास, अगर एबिलिटी है, मतलब कि क्षमता है उसके अंदर, तो उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर वो किसी दूसरे पर्टिकुलर बर्थ उसका गलत मतलब दूसरी जगह पे हुआ है और उस पर उस समाज को हम आगे नहीं आने देने चाह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करी है। अब वेस्टर्न मतलब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने करा? यूनान के दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो। अब प्लेटो का एक शिष्य था अरस्तु। तो अरस्तु जो था ना, या अरिस्टोटल बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, तो वो जो था ये अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर, तो उसका जो गुरु था वो अरस्तु, ठीक है। तो प्लेटो उसका गुरु था अरस्तु का, और प्लेटो का गुरु कौन था? सोक्रेट्स। तो ये 3 जो है ना विशेष आपको ध्यान रखने हैं। और अगर आप जैसे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं आगे BA में, तो वहाँ पे इनकी जीवनी जरूर पढ़ना है एक बार, कि आपको पता लगेगा कि इनके जो विचार हैं किस तरह से अफेक्ट हुए। क्योंकि हर आदमी के आसपास का वातावरण उसके जो दिमाग में साइकोलॉजी या जो थिंकिंग चल रही है या जो सोच चल रही है उसको अफेक्ट करती है ना। तो आपके आसपास जो चलेगा वो आपकी सोच बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कभी भी इनको पढ़ें तो इनका जो जीवन दर्शन है वो जरूर पढ़ें कि जीवन उनका किस तरह से रहा है। अब देखिए प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मिक गुण माना है। अब प्लेटो का कहना यह है कि सब जो न्याय है ना, ये मनुष्य का इंटरनल गुण है। इंटरनल गुण है, इंटरनल गुण मतलब आंतरिक
आंतरिक गुण है, आत्मीय गुण है, सोली गुण है। तो ये मनुष्य के अंदर ऑलरेडी है, न्याय करना। ठीक है, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, तो वो न्याय उसके अंदर इम्बाइब होता है, उसके अंदर आ जाता है, मतलब कैसे भी आए, लेकिन वो अंदर ये मनुष्य का आत्मीय गुण है। तो उसके अनुसार ये वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य की भलाई में अपना भला ढूंढता है। तो जनरली आप बच्चों को देखना, बच्चे कभी भी है ना, मतलब किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको जो है जो अगेंस्ट द नेचर जो चीज़ें हैं वो सीखी जाती हैं या सिखा दी जाती है। तो बाद में वो हो सकता है कि लोगों को बुरा सोचने लग जाए, लेकिन जब वो पैदा होते हैं और जब छोटे होते हैं तब वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा भलाई सोचते हैं। अब छोटे बच्चों को कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं पता होता है ना, ऊंच जात नीच जात का फर्क पता नहीं होता है, वो बेचारा सबके साथ बैठ के खाना खाएगा, लेकिन घर वाले या समाज वाले जो भी हैं उसको सिखाते हैं इस तरह से चीजें। तो ये चीज हम उसको आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको एक सा बनाया है। तो ये सद्गुण जो है ना, ये बच्चों में जो है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और इससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई करता है, तो वह न्याय है। प्लेटो ऐसा कह रहा है। अब प्लेटो से लेकर अभी तक के सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चरित्र सद्गुण है, वही दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया। अब देखो, न्याय को ना दो तरह से इसने डिफाइन किया है, या दो तरह से कैटेगराइज करा है। एक में इसने बोला कि पॉलिटिकल, और एक में इसने बोला कि पर्सनल या राजनीतिक, और मतलब एक बोला कि सोशल लेवल पे जो है, और एक जो इसने बोला है कि पर्सनल लेवल पे है, सोशल जस्टिस और पर्सनल जस्टिस, है ना। अच्छा, प्लेटो की एक बुक है रिपब्लिक और अपोलॉजी, ये दो बुक बहुत महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक के बारे में तो हम इसमें पढ़ेंगे अभी, तो आपको एग्जाम में पूछ ले सकते हैं कि भाई हाँ, प्लेटो की बुक कौन सी है। अब देखिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है ना, क्या इसमें बातें कही गई है, देखिए, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। अब देखिए, न्याय जो है ना, न्याय ये नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाला तत्व है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और थी, और अब देखिए यहाँ पे दो तरह के हैं, एक निजी चारित्रिक सद्गुण और एक क्या है, एक है राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण, है ना। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि दो तरह के किस तरह से डिफाइन किया गया, किस तरह से बांटा गया है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, मध्य कलन ईसाई विचारकों अगस्ताइन व एक्सविनास ने न्याय को अपने ढंग से व्याख्या करी। तो अलग अलग लोगों ने, ये देखो, ये एंशियंट टाइम के न्याय, प्लेटो और ये सोक्रेट्स और ये लोग एंशियंट टाइम के थे। फिर मध्यकालीन ने मेडिवल जो बोलते हैं, इसको मिडिल एज बोलते हैं, उसमें ये जो अगस्तिन और एक्सविनास जो ये थे, ये न्याय के अलग वैज्ञानिक रहे हैं। या न्याय, इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के जो इन्होंने न्याय के बारे में डिफाइन किया है। फिर आधुनिक चिंतन कब से प्रारंभ हुआ, हाब्स, ह्यूम्स, कार्ल मार्क्स, कांट, मिल, ये सारे जो हैं, ये जो है प्रेजेंट थिंकर हैं या मॉडर्न थिंकर्स हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इस तरह से इनको डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज मतलब इनको बांटा गया है। अब देखिए, जॉन रॉयल्स एक इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ये जो है बताया गया है इस चैप्टर में, आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एबस्टीन है, इन्होंने क्या लिखा है। अब देखो, ये कहते हैं कि जस्टिस के जितने भी आयाम हो सकते हैं ना, वो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो में हैं, मतलब निहित हैं, मतलब कि उसमें ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं। अब प्लेटो ने न्याय को दो रूप मानते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामाजिक। इसने पहले भी ये बताया था, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि दो कौन से रूप हैं, तो एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है, राज्य से रिलेटेड है। अब प्लेटो की मान्यता क्या थी, प्लेटो ये मानता था कि साहब एक मानवीय गुण है, आत्मीय गुण है। तो इसमें जो है ना, मानवीय या आत्मीय गुण में इसमें तीन गुण पाए जाते हैं। तीन गुण कौन कौन से होते हैं, एक होता है बुद्धि, एक होता है शौर्य, एक होता है तृष्णा। अब बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब कि आपका दिमाग कितना तेज दौड़ सकता है, आप सोच कितना सकते हैं। ठीक है, अगर आप में सोचने की शक्ति ज्यादा है, मतलब एक इंसान के अंदर तीन शक्तियां होती है, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, मतलब इसके अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग। अब प्लेटो बोलता है कि किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है, किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है। अब सपोज करो कोई इंटेलेक्चुअल है, किसी के अंदर बुद्धि ज्यादा, तो साइंटिस्ट बनेगा, है ना। मतलब आज की मॉडर्न में बता रहा हूँ आपको कि समझाने के हिसाब से, कि भाई किसी का बहुत दिमाग तेज है, वो क्लियर कर ले IAS या IIT या साइंटिस्ट बन के कल को, तो इस तरह से जिसकी बुद्धि तेज है वो टॉप करता है। अब किसी का तो शौर्य तेज, अब उसकी बुद्धि तेज नहीं है, वो डिफेंस फोर्सेस के लिए या
आर्मी के लिए या पुलिस के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि वो वीर है। उसके जैसा वीर उसकी जैसी जो वीरता है वो किसी और में नहीं मिल सकती। ठीक है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा चलती है ना या बहुत तेज चलती है, उसको मालूम है कि साहब खतरा है, तो वो पहले हो सकता है उसमें वीरता वाली कम पोजिशन कम, अगर वो वीर भी और बुद्धिमान भी तो वो तो अल्टीमेट है। लेकिन हो सकता है कि उसमें बुद्धि ज़्यादा है तो उसमें वीरता कम हो, तो वो डर जाएगा। तो इसीलिए जो शौर्य जिसमें ज़्यादा आता है उसको हम लोग आर्म फोर्सेस में रिक्रूट करते हैं। तो पुराने ज़माने में भी ये 3 चीज़ें उन्होंने बोली थी। अब तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं। तो जिसकी इच्छाएं ज़्यादा है, जिसको लालच ज़्यादा है, जिसको ग्रीड ज़्यादा है, उसको व्यापारी वर्ग में होना चाहिए, या मतलब उसको ट्रेड कॉमर्स करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें और पाने की लालसा होगी। तो ये 3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। अब किसी में कोई एक ज़्यादा है, किसी में कोई दूसरा ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो ने ये चीज़ कही है। अब देखो इन तीनों तत्वों को की मात्रा के अनुसार ही, पर अब देखो ये जो, अब देखो तीनों में ना, ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये तीनों जो क्वालिटीज हैं ये सबके अंदर होती है। लेकिन किसी में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में शौर्य ज़्यादा है, किसी में तृष्णा ज़्यादा है। तो इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, मतलब किस में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से 3 वर्ग स्थापित है समाज में उस जमाने के। अब देखना, आप प्लेटो के आप बारे में पढ़ोगे ना कभी, तो आप देखना उस काल में, उस समाज में किस तरह से जो वर्ग थे, तो वहाँ पे 3 वर्ग थे। ठीक है, तो उन्होंने 3 वर्ग किस तरह से डिफाइन करे कि इसकी मात्रा के अकॉर्डिंग, ये बुद्धि शौर्य और तृष्णा की मात्रा। अब देखा, पहला वर्ग होगा शासक वर्ग। शासक वर्ग होगा जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि ये ब्रेनी पीपल है ना, ब्रेनी है, इनमें इनको संचालन करना आएगा, क्योंकि ये पूरे समाज का संचालन करेंगे। दूसरा वर्ग होगा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग। तो शौर्य और साहस अल्टीमेट है। आपने एक मूवी देखी होगी, 40 सिख मिलके 1 लाख की फौज से लड़ ली है। 1 लाख थे, 10 लाख थे, जो 40 सिख थे। तो एक इसलिए फेमस भी है कि 1.25 लाख से 1 लड़ावा, है ना। सिखों के अंदर एक फेमस है डायलॉग, मतलब 1.25 लाख लोगों से 1 सिख लड़ाऊंगा मैं, है ना। इतना उनमें कैपेबल है। तो उनमें जो है ना, मतलब ये माना जाता है कि जो सिख लोग हैं या सिख जो आर्म फोर्सेस रही है, ये जो है ना अल्टीमेट फाइटर्स हैं, अल्टीमेट वॉरियर्स हैं। इनको ब्रिटिशर्स ने भी अपनी फौज में यूज किया था। ठीक है, तो मतलब इन लोगों में शौर्य जो स्पेशल, इसी तरह से आप देखना यूरोपियन कंट्रीज में जर्मन्स आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी। इन इंडिया दिस सिक्स दे आर फेमस फॉर शौर्य। और भी होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि राजपूत कम शौर्य वाले हैं या कोई भी कम नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राजपूत भी है अपनी जगह, और बहुत सारे इसमें जो नेपाली लोग हैं वो भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, अब तीसरा उत्पादक और सहायक वर्ग कौन सा होता है? इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, यानी कि आपकी इंद्रिय में कितनी ज्यादा इच्छाएं हैं। जैसे किसी की इच्छा होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। ठीक है, तो आप न्याय के अंदर रहते थे कितनी इच्छा रखते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि साहब मैं कल को ना अरबपति बन जाऊँ या करोड़पति बन जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हो, मेरे पास इतनी कारें हों, मेरे पास इतने बाइक्स हों, है ना, मैं इतने देश की यात्रा करके आऊँ। तो इन सारी इच्छाओं जिसके पास है ना, उस व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? उस व्यक्ति को उत्पादक या सहायक वर्ग, मतलब सर्विसेज में होना चाहिए। सर्विसेज मतलब जैसे बैंकिंग, जैसे आज की डेट की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होती है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब होती है, तो ये हो गई सर्विसेज। और उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जैसे फैक्ट्री हो गई, है ना, और व्यापारी हो गया, या फिर अनाज उगाने वाला हो गया। तो ये सब इन्होंने इस वर्ग में रखा है। सभी मनुष्यों में 3 तत्वों न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, मतलब परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है उसमें सद्गुणों को प्रभावित करता है। अब भी देखिए, तीनों जो है ना तत्व, तीनों होते हैं, ये इसका मैं कहना ये। अब जिस तत्व की बुद्धि शौर्य तृष्णा में से जिस तत्व की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, उसको सद्गुणों को वो प्रभावित करेगा या प्रभावित करेगा। ठीक है, अब प्लेटो न्याय को आत्मा के मान्य सद्गुण मानता है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि प्लेटो जो है आत्मा का सद्गुण मानता है। प्लेटो न्याय को, है ना, मतलब न्याय जो है हमारे में इम्प्लाइड है, हमारा अच्छा गुण जो है ना मनुष्य का, वो क्या है? वो है ये आत्मा का मनुष्य गुण क्या है? न्याय। अब प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। अब देखो क्या होता है, राज्य कैसे बनता है? राज्य हम लोग जो है मिलके समाज बनाते हैं, समाज मिलके जो है राज्य बनाता है। अब राज्य में जो कोड ऑफ कंडक्ट या लॉ होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आज हम बोलते हैं, तो पहले वो धर्म होता था या राजा का जो शासन होता था वो होता था। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉ बनते हैं वो किस लिए बनते हैं? अब सपोज करो दिल्ली में कुछ रॉबरी हो गई या कुछ केस हो गया, उसके ऊपर सरकार ने कानून बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि समाज चाहता है, ये लोग चाहते हैं, ये लोगों के बीच में बड़ा गुस्सा है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं, तो इसलिए
जो आत्मा में निहित है, जो आपके अंदर आत्मा में आप हमेशा सोचते हैं कि हाँ भाई सबका भला हो, ठीक है, किसी को बुरा ना हो, तो ये आत्मा का निहित न्याय है। अब इसी न्याय में वास्तव में राज्य में निहित न्याय का सादृश्य है। मतलब जो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं या इंडिविजुअल आपकी थिंकिंग है, इंडिविजुअल आपके जस्टिस है, वही एक्चुअल में राज्य का निहित न्याय है। इसका समझ में आ गया आपको? मतलब क्योंकि देखो इंसानों से बनकर ही राज्य बनता है, और राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जो इंसान सोचते हैं या इंसान का जो न्याय है वही होगा ना। क्योंकि आप चाहते नहीं क्योंकि आपके साथ बुरा हो, तो दूसरा भी यही चाहेगा ना कि उनके साथ बुरा ना हो, तो सब ये चाहते हैं। तो राज्य ने कानून बना दिया कि साहब कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, अच्छी बात है, सब यही चाहते हैं। तो ये न्याय जो राज्य का है वही आत्मा का हो गया। अब एक लॉ बना था साहब, मतलब कानून आप आज के उससे इसको इसको ना मेल कराओ आज की जो दुनिया में क्या चल रहा है, और कंपेयर टू जो पहले जो उन्होंने लिखा था वो कहाँ तक मेल खा रहा है। अब सपोज करो प्रिंसिपल साहब ने या जो लोग हैं उन्होंने बोला है साहब कि स्कूल में कोई चीटिंग नहीं करेगा, है ना, बोर्ड ने एक रूल बनाया है सब कोई चीटिंग नहीं करेगा। अब कैसे बना दिया रूल? बच्चे तो कैसे चाहते साहब हम चीटिंग करेंगे, क्यों चाहते हैं? बच्चे ना समझे भाई, आप बड़े होंगे, आप अगर चीटिंग करके पास हो गए, आपको आगे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपने ढंग से पढ़ाई करी है और फिर पास हुए हैं, तो आप जब बड़े होके जब सोचेंगे ना तो कि हाँ यार चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा जो बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। चीटिंग करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपकी जो माइंड की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आपको अगर अच्छा माइंड बनाना, अच्छी बुद्धि बनानी है, तो आप जो है पढ़ाई का ध्यान दीजिए। तो ये बच्चे अभी ना समझ, 18 साल से कम, इसमें सोच नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए लॉ बनाए गए। क्योंकि जो भावी पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स जो हैं या टीचर जो हैं या जो देश के अच्छे अच्छे लोग हैं, उन सब ने मिलकर ये चीज़ें डिसाइड करी, ठीक है। तो ये न्याय हो गया। अब जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्ग में सामंजस्य स्थापित करता है। अब देखिए, अब जो हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को आत्मा के जो 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, ये जो है ना बैलेंस करते हैं कि किस तरह से हमें बिहेव करना है। और उसी की तरह राज्य में जो व्याप्त न्याय है वो समाज के तीनों वर्गों को इक्वल करता है, मतलब बैलेंस करता है इन तीनों में। जैसे अब बैलेंस कैसे करेगा? अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राज्य में 3 चीजें हैं, शासक है, एक सैनिक है और एक है उत्पादक वर्ग। अब उत्पादक वर्ग जो होगा ना, उसके अंदर टैक्स कलेक्ट करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? क्योंकि वो भाई उनका जो है ना तृष्णा वाला गुण है, वो खूब कमाएंगे, लेकिन वो खूब व्यापार करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे भाई? एक आर्मी है जो उनके एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो बेचारे कहाँ से खाएंगे, कमाएंगे? तो उनको भी आपको कुछ देना पड़ेगा। और इन सब को मैनेज करने के लिए कौन है? शासक वर्ग, ठीक है। तो ये ऊपर बैठ के सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, पूरी पिक्चर देख रहे हैं। अब बाहुबली पिक्चर आपने देखी होगी। बाहुबली पिक्चर में एक तरफ भलाल देव लड़ रहा, एक तरफ वो बाहुबली लड़ रहा। अब उसकी माँ जो थी ना, वो और उसके 2-3 जो खास खास लोग थे, वो अलग से ऊपर बैठ के साइड में बैठ के देख रहे थे कि युद्ध में हो क्या रहा है, ठीक है। अब उन्होंने एक शर्त रखी थी, लेकिन वो ऊपर से देख रहे थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो लोग हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोगों के लिए भले के लिए कार्य कौन कर रहा है। तो इंस्पाइट ऑफ भलाल देव ने उसको मारा जो जिसने अटैक किया था, लेकिन फिर भी राजा किसको बनाया गया? बाहुबली को। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसके अंदर का जो भाव है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, वो एक राजा बनने के लिए योग्य था। तो ये उन्होंने देखा। तो ये काम क्या हो गया? बुद्धि का। ये काम क्या हो गया? राजा वर्ग का, सैनिक राजा वर्ग का, है ना। जो सैनिक वर्ग है या जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनको मैनेज करने के लिए कौन होना चाहिए? राजा। तो इसका काम है बुद्धि लगाना बैठ के। अब न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, जयपुर में अशोक गहलोत जी बैठे हैं, केजरीवाल जी बैठे हैं, या और भी ब्यूरोक्रेसी के लोग जो IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर, ये सब पुलिस वाले, ये सब बैठे हुए हैं। अब ये लोग बस बैठ के ना देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है साहब, और कहाँ पे हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। कोरोना वायरस आ गया और पूरे देश में हाहाकार हो गया। अब कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब ये लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना। तो डिसीजन कौन ले रहा है? जो ब्रेन है। ब्रेन कौन है? जो सेंटर में बैठा है, राज्य का सेंटर हो चाहे देश का सेंटर हो, वो वहां बैठ के
अब हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो उसी तरह से पूरे देश को कंट्रोल कौन कर रहा है? मोदी जी या उनका जो टीम है या चीफ मिनिस्टर है या उसकी टीम है, वो राज्य को कंट्रोल कर रही है। तो वो देख रही कि राज्य में व्यवस्था पूरी बनी रहे, है ना, लोग अपना अपना काम कर सकें, लोगों को बस खाने को हो, है ना, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से, मतलब जो DPSP हैं या जो फंडामेंटल राइट हैं, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब प्लेटो के अनुसार, अब हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय, तो ये मैंने पढ़ लिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, इसमें जो आज आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट, यही मैसेज दिया था जो इस यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ साहब? अब बच्चे इतनी बार बुक पढ़ते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते साहब हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो आमिर खान ने बोला, साहब आपका जो इंटरेस्ट ना, जिसमें आपको लगन है, जो आप सोचते हैं मैं ये करना चाहता हूँ या इसमें मुझे मज़ा आता है, वही काम करिए। अब आपको मज़ा आ रहा है सब खेलने में, तो खेलिए, जी भर के खेलिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, कोचिंग लीजिए, और आगे आपको लगता है कि यार मैं इसमें कर सकता हूँ कि नहीं, तो अगर आप नहीं कर सकते छोड़ दो, लेकिन कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो उसको परस्यू करो एक अच्छे लेवल तक। ऐसा नहीं कि गली में खेल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ना ना ना। आप फिर उस चीज़ को इस तरह से करो कि आप सबसे बेहतर बन जाओ। मतलब टैलेंट क्या है? टैलेंट इज नथिंग बट प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस आपने कर ली। अब तेंदुलकर क्यों बना? उसने नटखट था, खेलने में मजा आता था, प्रॉपर गाइडेंस टाइम पे मिल गई। उसने एक चीज को इतनी बार करा जितनी बार लोग नहीं कर पाते हैं। हर तरह के शॉट उसने सीखे, हर तरह के शॉट को उसने परिपक्वता हासिल करी। सेम केस विद रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड न्यूमरस एग्जांपल्स, धनराज पिल्ले, हॉकी किंग। कहते हैं साहब उसमें जो बॉल है ना हॉकी में, उसकी चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, अपने आप को इतना काबिल बनाया। ठीक है, तो आपके अंदर जो चीज़ है ना कि यार ये मुझे अच्छा लगता है, आप वही काम करिए। साहब ये मुझे बनना है। साहब आपको लगता है कि साहब मैं ना गाड़ियों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो गाड़ी से रिलेटेड काम करो, आपको मजा आएगा करने में। आपको ये नहीं लगे कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ या मैं 20 घंटे काम कर रहा हूँ, बस आपको मजा आना चाहिए। आपको अगर मजा आना शुरू हो गया ना काम में, फिर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रुक सकता। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट ना, गो फॉर इट। जस्ट डोंट वेट फॉर एनीवन। कोई क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर जो गुण है ना उसको पहचानो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ना भीड़ चाल चल रही है कि सब लोग जा रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, तो हम भी जाएंगे। सब लोग जा रहे हैं BA करने, तो हम भी जाएंगे। सब क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है, बस करना है, डिग्री लेनी है। अरे डिग्री छोड़ो, आप देखो वर्ल्ड में बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया लेकिन आज अरबपति हैं, अरबपति। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के जो टैलेंट है, अंदर का जो व्यक्तित्व है, उसको पहचाना और वही काम किया। और यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ या उपयुक्त हो। यानी कि आप किसके लिए उपयुक्त हैं ये आप डिसाइड करें। आज आप 12th क्लास में आ गए हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी साल आप डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या करना है, और वही काम करिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मजा आता हो करने में, सबसे ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं होता हो। अब आपने ऐसा काम ले लिया, सब क्यों? फलाना आदमी RS ऑफिसर की तरह या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा, सिक्योरिटी। ऐसा मत सोचो। अगर आप में लगन है कोई काम को करने की, किसी चीज़ की, और अगर आप उसमें एनरोल हो जाते हैं, तो बिलीव मी आप जिंदगी में इतनी सक्सेस हासिल करोगे ना जितनी सरकारी नौकरी में कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ सरकारी नौकरी आपको तैयारी करनी, करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उस चीज़ में तैयारी करिए जिसके लिए आप बने हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप पहचानिए, वो और कोई नहीं बताएगा आपको, आपको खुद ही पहचाननी पड़ेगी। सो प्रत्येक व्यक्ति को अब इस तरह से राज्य के 3 वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य करने में परिधि में ही कार्य करना चाहिए। तो एक चीज ने बोली कि सब आपको जो कार्य सौंपा गया आप वो कार्य ईमानदारी से करिए, है ना। और दूसरी चीज ने बोली कि जो काम आपको किया वही करिए, और दूसरा काम हो गया आप किसी दूसरे के काम में इंटरफेरेंस मत करिए। अब आप डॉक्टर हैं, अब आप पुलिस वालों को ज्ञान दे रहे हैं कि सब आपको काम नहीं आता, मैं बताता हूँ आपको काम कैसे करना है। अरे, या पुलिस वाला डॉक्टर को ज्ञान दे रहा है। अरे भाई, डॉक्टर डॉक्टर है, पुलिस वाला है, दोनों को अपने अपने काम पता है, तो इन दोनों को अपने एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी, ऐसा प्लेटो का कहना है। अब इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी
योग्यता व क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखी है मैंने बताई है। सो इस प्रवृत्ति को प्लेटो की न्याय की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रवृत्ति को कि भाई दो प्रिंसिपल इसने दिए। पहला प्रिंसिपल क्या दिया? पहला प्रिंसिपल ये दिया कि सब आप अपना काम ईमानदारी से करिए, और दूसरा प्रिंसिपल दिया कि सब आप जो है दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करिए। जो आपका जो अंदर का तत्व है उस तत्व को आप पहचाने और उसी के अनुसार अपना कार्य करें। अगर आप सोचते हैं कि आप मैं बहुत जबरदस्त बहादुर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो आप सैनिक बनिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। और दूसरा क्या है कि आप अगर सैनिक हो तो आप दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें, या आप कोई डॉक्टर हो तो आप दूसरे के काम में अपना काम करो, बस। बहुत अच्छा सिद्धांत है। तो विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि स्पेशलाइजेशन, आज जिसको बोलते हैं ना, स्पेशलाइजेशन हो गई साहब। डॉक्टर बना, कौन सा स्पेशलिस्ट हो साहब? ब्रेन का हो साहब, तो वो चीज हो गई। तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। ठीक है साहब। अब जो है अगला है अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, या अरिस्टो के न्याय संबंधी विचार। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।